आज के इस वीडियो में आप संविधान का भाग 4 जिसको राज्य के नीतियां सब तत्व कहते हैं इसको देखेंगे आप। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। आप यहीं पर पहले समझ लीजिए, किसी राज्य की जो नीतियां होती हैं जनता के प्रति, सरकारें जनता के लिए ही होती हैं, उनके निर्देश के लिए जो तत्व हैं वो इसमें दिए गए हैं। मतलब सरकारों को निर्देश देने वाला ये भाग है कि आप ऐसे जनता के प्रति अपना रुख रखिए या आपका एक कर्तव्य है कि आप जनता के लिए ये काम कीजिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। भाग 4 और भाग 4 को इसी में जुड़ा हुआ पाएंगे, वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब इसके लिए न्यायालय में आप नहीं जा सकते। राज्य चाहे तो लगाए चाहे तो न लगाए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य के अधिकार को ही बढ़ा रहा है। शायद इसीलिए केटी शाह ने कहा था, आप इसको समझेंगे, केटी शाह ने कहा था इसके विषय में कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार बुलाएगा। मतलब बैंक चाहे तो इसे भुनाए, बैंक चाहे तो आपको न भुनाए। मतलब बैंक चाहे तो आपको पैसा दे इसका, बैंक चाहे तो न दे, जब चाहे तब दे। मतलब ये सरकार के अधिकार को बढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ अनुच्छेद वाइज देखते हैं। आप जानते हैं कि ये 36 से लेकर के 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक, और फिर इसके बाद 4 को जो होगा वो 51 को होगा। इसको जानना जरूरी है। इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 36, उसमें परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अनुच्छेद 36 में परिभाषा है, थोड़ा सा लिखूंगा, सभी जरूर लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसमें परिभाषा है। और जो अनुच्छेद 37 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है हमको देखिए, अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की बात है। 38 लोक कल्याण, सिर्फ थोड़ा सा लिख रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि राज्य का एक कर्तव्य है कि वह लोगों के कल्याण के लिए अपनी नीतियां बनाएगा, उसके विषय में सोचेगा। इसीलिए शायद लोगों के कल्याण के लिए तो सभी है ही, शायद इसीलिए कहते हैं कि गांधी की विचारधारा को पोषित करने वाला अगर संविधान का कोई भाग है तो भाग 4 है। इसके बाद 39 में आते हैं। 39 को जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 39 को, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता है। विधिक सहायता, इसका अर्थ यह है कि आप कोई कमजोर वर्ग है, कोई जो वहन नहीं कर पाता है खर्च किसी कानून का जो उसको लड़ना है कहीं, तो उसके लिए राज्य सहायता कराएगा, बल्कि निःशुल्क जो है उसको विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके लिए है निःशुल्क विधिक सहायता, छोटी होना चाहिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 40, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, सामान्य सा क्वेश्चन रहता है। अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायत है उसका चुनाव है। मतलब पंचायती राज का चुनाव, जिसमें मैं ग्राम पंचायत लिख रहा हूं, ग्राम पंचायत या पंचायती राज का चुनाव, पंचायती राज से संबंधित है। तो इसके चुनाव का निर्णय राज्य सरकारें लेती हैं। चुनाव कराता है इसका राज्य निर्वाचन आयोग। शायद पिछले वीडियो में संविधान के आप देख चुके होंगे, ठीक से वन लाइनर गया था, उसमें इसको देखे होंगे। तो इससे संबंधित है। अनुच्छेद 40 काफी महत्वपूर्ण है। कुछ ऊपर देखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, ऊपर से देखते हैं। 40 बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद 41 में लोक सहायता है। कर्तव्य है राज्य का कि लोगों के लिए विशेष तरह के कुछ काम के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 42 में न्याय संगत कार्य है। 42 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूं। 42 में न्याय संगत कार्य, इसका अर्थ समझ रहे हो कि आप
लोगों के लिए न्याय संगत कार्य उपलब्ध कराएंगे। जो कार्य उनके करने लायक नहीं उससे संबंधित मतलब न हो। और प्रसूति सहायता है। प्रसूति सहायता का मतलब है, यहां पर लिख रहा हूं, प्रसूति सहायता महिलाओं से संबंधित है। आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को उस दौरान, प्रसूति के दौरान और कुछ सहायता, जैसे कि अगर वो नौकरीशुदा है तो उसको उसमें कुछ अतिरिक्त छुट्टियां हों, भरण पोषण के लिए हो, ये सहायता जो है देने की बात है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 43 में देखें तो कामगारों के लिए निर्वचन मजदूरी से संबंधित है। अनुच्छेद 43 जो है कामगारों के लिए निर्वचन मजदूरी, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे आप। कामगारों के लिए निर्वचन मजदूरी का अर्थ क्या है? इसी को पूरा करने के लिए, इसी से संबंध में अनुच्छेद 43 जो देख रहे हैं, मनरेगा को कहा जाता है कि लगाया गया था कि कामगार जो कि मजदूर वर्ग हैं उनको कम से कम जीवन यापन के लिए मजदूरी मिल जाए। निर्वचन मजदूरी, जीवन यापन के लिए उनको कम से कम मजदूरी मिल जाए। तो मनरेगा जो कि नरेगा, फिर बाद में मनरेगा हुआ जो है, इससे संबंधित जोड़ कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत इसको जो है एक किया गया था, जो कि आज एक कानून है। आगे देखेंगे आप, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता, इसमें जो है आप शब्दों से भी ये कर लेंगे। आपका गोवा में है, मात्र एक राज्य है गोवा, मात्र एक राज्य गोवा में है। सभी नागरिकों के लिए नागरिक संहिता समान होगी, राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान होगी नागरिक संहिता। ये 44 ये करता है, देश के सिर्फ और सिर्फ गोवा में लागू है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में ये शिक्षा से संबंधित था। हालांकि अभी पूरा पूरा नहीं हटा है, लेकिन एक तरह से मैं लिख सकता हूं कि इसका निरसन हो गया है, और लेकिन चूंकि पूरा नहीं हुआ है, जैसे कि आप अनुच्छेद जैसे देख रहे 370 हटा है, तो उसमें से एक भाग छोड़ करके किया गया, तो उसी तरह से इसके भी कुछ भाग उसमें हैं, लेकिन फिर भी ये शिक्षा से संबंधित था। राज्य का एक कर्तव्य था कि अनिवार्यतः वो शिक्षा उपलब्ध कराएं, प्राइमरी शिक्षा बच्चों को, लेकिन ये उतना कारगर नहीं था। इसलिए इसमें संशोधन करके, बल्कि इसको यहां से हटा करके इसको रख दिया गया है अब अनुच्छेद 21 क में या 21 ए में कह सकते हैं, इसको रख दिया गया है। अब बात समझ सकते हैं इसको। अनुच्छेद 21 ए क्या है? अनुच्छेद 21 जानते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। मतलब शिक्षा को इतना अनिवार्य माना गया जैसे प्राण। तो वहां ले जाने का अर्थ यह हुआ कि अब जो है राज्य निश्चित रूप से, सरकारें प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, आप जानते हैं 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए आप अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, बल्कि उससे जुड़ी और एडिशनल चीजें आप उपलब्ध कराएंगे, जैसे पुस्तकें हों या मिड डे मील भी आप देख रहे हैं, या उनके यूनिफॉर्म हों, तो ये सब आप उपलब्ध कराएंगे, ये है। लेकिन यहाँ से क्या है, इसका निरसन एक तरह से हो गया है, कह सकते हैं, यहाँ नहीं है अब जो है अनुच्छेद 21। इसके बाद 46, अनुच्छेद 46 बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन पूछता है फिर भी, ST SC या निर्बल वर्गों के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पर, ST SC निर्बल वर्गों के लिए नीतियां बनाएगा सरकार। सरकार का एक कर्तव्य है कि निर्बल वर्गों के शिक्षा इत्यादि चीजों पर ध्यान देगा, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनाएगा। 47 में लोक स्वास्थ्य की बात है। 47 जो है ये लोक स्वास्थ्य से संबंधित है। मतलब राज्य का कर्तव्य बनता है कि अपनी जनता के स्वास्थ्य के लिए वह कार्यक्रम बनाएगा,
प्राथमिक स्वास्थ्य से लेकर के उस स्तर की बात होती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य हर गांव गांव में उपलब्ध कराएगा। तो लोक स्वास्थ्य हो गया। 48 जो है 48 ये कृषि से संबंधित है। कृषि आज भी हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण आजीविका का संसाधन है। हमारे पूरे देश की जो मैन पावर है उसका 50% से एबव, लगभग 50% कह सकते हैं आप, और लगभग 50% हमारी भूमि, ये दोनों इसमें लगे हुए हैं। हालांकि उत्पादकता बेहद कम है। अगर दुनिया के विकसित देशों की अपेक्षा आप गिनेंगे, आप उसको देखेंगे तो उत्पादकता कृषि में बहुत कम है, लेकिन जन दबाव बहुत ज़्यादा है। आधे से अधिक आबादी है हमारी और आधे से अधिक हमारी भूमि है, इसमें लगी हुई है। उत्पादकता आप जानते हैं बहुत कम हो पाता है, अप्रोक्सीमेटली कहें तो 15%, लगभग 15% 16% के आसपास जीडीपी में इसका योगदान रहता है। फिर भी इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। इसके लिए इसमें डाला गया कर्तव्य है कि कृषि पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर लोग जी रहे हैं इसके सहारे। 48 एक होगा 48A, इसमें जो है पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण 40 हो गया, 48 हो गया कृषि और 48 पर्यावरण। कर्तव्य है राज्य का कि वो पर्यावरण जैसे मुद्दे पर ध्यान दे। जैसे आप कई बार से देख रहे हैं कि पलानी वगैरह जलाने से जो पर्यावरण नष्ट हो रहा है उसको, या और भी प्रदूषण के बहुत सारे हैं, तो उनके अनुसार राज्य एक्शन ले। कई बार आप देखते हैं सरकारों को छोटे मोटे एक्शन लेते हुए। आगे देखते हैं कुछ और इसमें जो बचे हुए हैं, बल्कि इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। और 48 के बाद 49 लिख, ये भी इंपॉर्टेंट। जो राष्ट्रीय महत्व के हमारे स्मारक हैं, जैसे आप प्राचीन बहुत सारी इमारतें हैं स्मारक के रूप में आज भी खड़ी हैं, जो हमारे इतिहास को की धरोहर हैं एक तरह से, ताजमहल से लेकर लाल किले से लेकर के, या बहुत सारे मंदिर हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे भी स्मारक हैं जो उससे भी पहले के हैं, प्राचीन इतिहास। तो इन सभी की सुरक्षा की गारंटी या इन सभी की सुरक्षा का निर्देश सरकारों को अनुच्छेद 49 देता है। मतलब राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, लिख रहा हूं इसे, अनुच्छेद 50, इसमें राज्य जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है इसका पृथक्करण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण है। पृथक्करण इसमें, या पृथक्करण कर सकते हैं आप, तो ये समझ सकते हैं राज्य कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। आप समझे इसको कि है क्या। कार्यपालिका किसे कहते हैं। कार्यपालिका, जैसे स्तंभ हमारे 3 हैं डेमोक्रेसी के, उसमें कार्यपालिका बेहद महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका से संबंधित आप समझ सकते हैं कि संसद है जो व्यवस्था करती है। कार्यपालिका, उसमें मंत्रिपरिषद कह सकते हैं जो मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। इसको, और न्यायपालिका जो कि स्वतंत्र है, उसके पृथक्करण से संबंधित है, वो अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 जो है ये शांति और सुरक्षा की गारंटी देता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसका निर्देश देता है राज्यों को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का निर्देश।
अभी आपने देखा, मुझे उम्मीद है कि इससे आप इतना जरूर ध्यान दिए होंगे, इतना जरूर ध्यान से इसको देख रहे होंगे कि कुछ पहले से पता है और इस बार एकदम क्लियर हो गया होगा। ये भाग 4, इसी से जुड़ा हुआ भाग 4 को भी देख लेते हैं एक बार। कुछ इसमें भी चीजें हैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं। भाग 4 को 4A या को लिख लीजिए। अब समझिए आप, वो भाग 4 था जो कि राज्यों का एक तरह से कर्तव्य भी आप कह सकते हैं, राज्यों के नीति के लिए निर्देशक तत्व हैं। और भाग 4 को जो है वह आपका कर्तव्य है, नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। इसको लिया गया था यूएसएसआर कहते थे, सोवियत संघ, आज रूस है, उससे लिया गया था। ये बहुत लंबा ना हो वीडियो, इसके लिए इसको मैं पूरा लिख करके नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो उसको लगभग सभी अनुच्छेद को लिख डाला और इसमें ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप समझ गए, 76 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं, भाग 4 है क्या है, मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, ये जो थे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाए गए थे। समिति का नाम क्या है, स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर, स्वर्ण सिंह समिति को ही नियुक्त किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के जारी तब से जो चीजें हैं वो स्वर्ण सिंह समिति की ही अनुशंसा पर किए गए थे, इंदिरा गांधी ने कराया था। जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको भी न्यायालय में, मतलब ये भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जैसे भाग 4 देख रहे थे उसी तरह से भाग 4। लेकिन ये आपके लिए एक तरह से निर्देश है। पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं। 86वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा आप देख रहे थे कि 45 से हटाकर 21 को में किया गया था, उसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां आपका जोड़ा गया था। पढ़ दे रहा हूं लगभग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे संविधान का पालन करना आपका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। पहला आपका कर्तव्य है उसमें लिखा है कि संविधान का पालन करना और संविधान के जो और चिन्ह आदि हैं, राष्ट्रगान है, गीत है, राष्ट्रध्वज है, इन सभी को फहराने से संबंधित, गाने के से संबंधित जो नियम हैं उनका पालन करना आपका कर्तव्य है। ये पहला है। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो चीजें हैं, जो नारे हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनको, उन बातों को, जैसा वो राष्ट्र चाहते थे कि हमारा राष्ट्र बिल्कुल इंटीग्रेटेड रहे, अखंडित रहे, सभी नागरिकों में एक भावना हो राष्ट्र को प्रबल बनाने की, तो वह चीजें जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई चीजें हैं, नारे हों या हमारे महापुरुष हों, ये दूसरा आपका कर्तव्य है। पहला हो गया था, दूसरा हो गया था, मैं जल्दी जल्दी करते जा रहा हूं। दूसरा हो गया है, इसको आप समझ रहेंगे। तीसरा है एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो, बल्कि उसको बनाने का ही करेंगे। देश की रक्षा से संबंधित जो होता है, जरूरत पड़ने पर आप देश की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे, या देश की रक्षा से संबंधित हर विषय में। मातृत्व की भावना है, ये सभी आपके कर्तव्य हैं, लगातार क्रम से ही, लगभग इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है। सामाजिक संस्कृति का, सामाजिकता और संस्कृति का भी महत्व समझाया गया है कि सामाजिकता और संस्कृति को आप बनाए रखेंगे देश के। पर्यावरण की सुरक्षा भी आपका कर्तव्य है, हालांकि ये राज्य का भी कर्तव्य था। आप देख रहा था 48A में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी आपने देखा था राज्य के कर्तव्य में भी, राज्य के नीति सिद्धांत में भी देखे थे, आपको 49 में देखे थे, अनुच्छेद 49 में। यहाँ भी ये भी आपका कर्तव्य है, जो कि 8वां 9वां बैठता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के बाद व्यक्तिगत और सार्वजनिक महत्व के क्षेत्र में आप विकास करेंगे, वैज्ञानिकता का भरण पोषण करेंगे, आप व्यक्तिगत भी विकास करेंगे और समाज को भी आगे ले जाएंगे। इस भावना से आप काम करेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। बाकी जो 11वां है उसको करते रहूं। 11वां जो है
वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको लगाया गया था। इसमें माता पिता का एक कर्तव्य है कि वह अपने 6 साल से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय अनिवार्यतः भेजेंगे। ये उनका कर्तव्य है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लगाया था। 2002, मुझे लगता है कि सन शायद 2002 रहा हो, 2000 या 2002 रहा होगा। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। तो आपने क्या देखा अभी, अपना कर्तव्य और उसके पीछे राज्य का कर्तव्य, जिसको मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि वो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व ही है, मतलब उनके लिए कर्तव्य ही है। और उससे पहले आप भाग 3 पढ़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर कर दूं। मतलब ये चाहता हूं कि जो भाग 3 और भाग 4 का अंतर है, जैसे भाग 3 और भाग 4, इनका अंतर लिख रहा हूं। ये मौलिक अधिकार हैं और ये नीति तत्व हैं। समझ जा रहे हैं आप? नागरिकों के, यहां नागरिक लिख रहा हूं, नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं और ये राज्य के निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इनका अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं दोनों पढ़ने से, ये व्यक्ति के अधिकार को बढ़ाता है। आप जानते हैं ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है। ये व्यक्ति के अधिकार को बढ़ाता है। एकदम क्लियर होना चाहिए क्योंकि इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। व्यक्ति के अधिकार को बढ़ाता है के लिए लिख दे रहा हूं, इसे आप समझेंगे। व्यक्तियों के अधिकार के, व्यक्ति के अधिकार के लिए, नागरिकों के अधिकार के लिए। जबकि ये जो है ये राज्य के अधिकार को बढ़ाते हैं, राज्य के अधिकार को बढ़ाते हैं। आप इसको समझ जाएंगे, उतने से आप समझ जाएंगे। और इसको लिया गया था, जो मौलिक अधिकार हैं आपके, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिकी संविधान से प्रेरित है ये। और ये जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। व्यक्ति के अधिकार को बढ़ाता है, व्यक्ति के महत्व के लिए, राज्य के अधिकार को बढ़ाता है। इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं, प्रवर्तनीय करें। न्यायालय में जा सकते हैं इसके लिए, ये नहीं जा सकते। न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इनको आप देखते हैं। कुछ और है, इनके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ये जो इसके पीछे कानूनी मान्यता है। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे जो है, जो मौलिक अधिकार हैं, इसके पीछे कानूनी मान्यता है। आप देख ही रहे हैं, कानून के अनुसार जा सकते हैं। कानूनी मान्यता है और इसके पीछे राजनैतिक मान्यता है, राजनीतिक मान्यता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। कानूनी मान्यता यहां पर ठीक कर दीजिए आप, राजनीतिक मान्यता ठीक है। और कह सकते हैं कि ये सरकार के अधिकार को बढ़ाता है। जब उसी तरह से हो गया है यहां पर व्यक्ति के अधिकार के, राज्य के अधिकार के लिए, इसका मतलब कि ये सरकार के अधिकार को बढ़ाता है। सरकार के अधिकार को ये बढ़ाता है, अधिकार को बढ़ाता है। तो ये क्या, ये व्यक्ति के अधिकार को बढ़ाता है, निश्चित रूप से व्यक्ति के अधिकार को बढ़ाता है। ये राज्य लागू करेंगे तभी आपको मिलेंगे। जो राज्य के निश्चित तत्व हैं ये कब आपको मिलेंगे, जब राज्य
लागू करें, तभी आपको मिलेंगे, क्योंकि इसके लिए आप जा नहीं सकते न्यायालय में, और ये आपको स्वतः मिल जाते हैं। अगर आप किसी देश के नागरिक, जैसे भारत के आप नागरिक हैं, तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं आपको स्वतः मिल जाते हैं। तो ये स्वतः मिल जाते हैं, आप कह सकते हैं कि ये नागरिक अगर हैं तब स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए इसको आप, बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं दोनों में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भाग 5 इसके बाद जब हम शुरू करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान के 22 भागों में से सबसे बड़ा भाग भाग 5 है। तो भाग 5 में आपको राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, संसद से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। तो ये तो देखें कि आप भाग 4 और 4 को एक ही में हो गया, भाग 3 एक में हो गया था, भाग मुझे लगता है 1 और 2 एक में हो गया था। भाग 5 में कम से कम आपको 4-5 वीडियो मिलेंगे। तब तक इंतजार कीजिए, उसको दोहरा दिया।